नमस्कार। एक व्यूअर ने एक सवाल पूछा है ईमेल के थ्रू। उन्होंने ये पूछा है कि क्या कभी एडवोकेट पर पूरा विश्वास नहीं होने के कारण क्लाइंट को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो जैसे एक बात कही जाती है कि डॉक्टर और वकील को आप जब उसके चैम्बर में रहते हैं तो आपको हर चीज़ बतानी चाहिए और ऐसे बतानी चाहिए कि आपको उससे कुछ छुपाना नहीं है और जो चीज़ें हैं उसको बता देनी है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है वह भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उसको इसलिए बताना है क्योंकि वकील आपके बिहाफ में कोर्ट में खड़ा होगा या लिखा पढ़ी कर रहा है, कुछ भी आपके लिए डिसीजन ले रहा है। तो जब तक उसको सारी सूचना नहीं होगी और आपका वर्जन क्लियरली पता नहीं होगा तब तक वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये सवाल था कि क्या कभी क्लाइंट के अविश्वास के कारण क्लाइंट के एडवोकेट पर अविश्वास के कारण उसको नुकसान होता है। तो इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ एक उदाहरण से, आप इसको समझिए। इसको मैं बोल रहा हूँ 2 एफआईआर और 2 क्राइम नंबर की पहेली। आइए इसको मैं आपसे संक्षिप्त में साझा करता हूँ। मान लीजिए कि 2 बराबर की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। माना कि वो 2 गाड़ियाँ 2 दोपहिया वाहन हैं। अब जब ये दोपहिया वाहनों का एक्सीडेंट होगा तो दोनों ही पक्ष दूसरे पक्ष को दोषी मानेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों ही गाड़ियाँ दोपहिया वाहन हैं। तो इसलिए जो बहुत बारीक बातें होती हैं कि किसकी गाड़ी ज़्यादा पावर की है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हट जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो जब ऐसे 2 दोपहिया वाहनों का एक्सीडेंट होता है तो जो दोनों ही पक्ष होते हैं उनका जो शुरुआती जो रुझान होता है वह यह होता है कि वे, अगर उनकी गलती भी होती है तो वे ये मानते हैं कि गलती दूसरे की है और उनको इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है कि उनकी गलती हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों पक्षों का जो घटना का वर्जन है, जो उनके हिसाब से एक्चुअली घटित हुआ है, वह दोनों का वर्जन अलग अलग है। एक का बिल्कुल अलग वर्जन है कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ या कैसे उन दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें सारी गलती दूसरे की है। और इसी तरीके से जो दूसरे पक्ष का वर्जन है वह भी इसी प्रकार है। उसको लगता है कि सारी गलती दूसरे पक्ष की है और उसका जो इस घटना का जो उसका ब्यौरा है वह बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि दोनों ही पक्ष दूसरे की गलती मान रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि दोनों ही चाहेंगे कि उनकी तरफ से एफआईआर हो जाए। तो किसी एक पक्ष की तरफ से एफआईआर होगी, दूसरे पक्ष की तरफ से क्रॉस एफआईआर या काउंटर एफआईआर होगी। अब क्योंकि यहाँ पर 2 एफआईआर हो जाएंगी तो यहाँ पर दो एक ही घटना को 2 क्राइम नंबर मिल जाएंगे, 2 क्राइम नंबर मिल जाएंगे। अब अगर क्लाइंट को अधिवक्ता पर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर अधिवक्ता, आप अमूमन देखिएगा, पहली राय वे ये देते हैं कि अगर आप, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है और आप इसको सेटल कर सकते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली बात करके आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अधिवक्ता ये कह सकता है आपको कि आप इसको सेटल कर लें, क्योंकि अगर ये आगे जाएगा तो आप इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को अधिवक्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो वह अपनी बात को तरजीह देगा और वह अधिवक्ता के अनुभव को और उसका जो एक व्यवहारिक ज्ञान होती है, एक सरल बुद्धि होती है, उसको वह नहीं समझेगा। यहाँ पर यह भी समझ में आए कि वहाँ अधिवक्ता किस तरीके से इस चीज़ को देख रहा है। अधिवक्ता वहाँ यह नहीं देख रहा कि गलती किसकी है या मेरे क्लाइंट की गलती है, नहीं है।
वह वहाँ पर केवल ये देख रहा है कि अगर ये मामला जिसमें कि अगर माना बहुत कोई अधिक चोट नहीं लगी है, दोनों को इंजरीज ज़रूर हुई हैं, लेकिन वे इंजरी ऐसी हैं कि लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, और गाड़ियों को जो नुकसान है वह गाड़ी ही है, वह एक व्हीकल ही है, जो कि गाड़ी कभी भी सड़क में आती है तो वह प्रोन है एक्सीडेंट के, तो वह भी एक सामान्य बात है। तो वहाँ पर जब अधिवक्ता अपने क्लाइंट को परामर्श दे रहा है तो वह केवल ये कह रहा है, वह यह नहीं कह रहा उसको कि भाई आपकी गलती है कि नहीं है, वह यह कह रहा है कि आपके लिए अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। तो जब वह उसको बोल रहा है कि आप इसको सेटल कर पाएँ, अगर आप कुछ अपने ईगो को कम करके, अपने ईगो को जो आपको कह रहा है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, अगर आप इसको कम करके इसको सेटल कर पाएँ तो आप आगे कोर्ट कचहरी के और खर्चों से भी बचेंगे। और खर्चे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक और उदाहरण समझिए। माना किसी ने एक बिल्कुल नया दो गाड़ियों की जो ये भिड़ंत हुई है, इसमें एक गाड़ी 1 लाख की है और तीसरी दोपहिया वाहन ही 3 लाख का है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो 3 लाख की गाड़ी है वह अभी बिल्कुल नई है, कुछ दिन पुरानी, और जो वो है जो दूसरा व्हीकल है वह केवल 1 लाख का है और वह 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है। तो इसमें अपनी गाड़ी की बेल करवाने की ज़्यादा आवश्यकता जो नई गाड़ी है उसको पड़ेगी। यहाँ पर एक और इसमें कड़ी जोड़ लीजिए, माना कि वह गाड़ी आपने फाइनेंस करा रखी है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से जिसकी गाड़ी महंगी है और नई है और जिसने फाइनेंस कर रखी है, अगर ये तीनों चीज़ें कर रखी हैं तो उसमें बहुत लाइबिलिटी आ सकती है। कैसे? यहाँ पर क्योंकि 2 एफआईआर हुई हैं, एक एफआईआर और दूसरी काउंटर एफआईआर, एक क्रॉस एफआईआर, तो इसमें 2 वर्जन हो जाएंगे एक ही इंसिडेंट के, एक ही घटना के 2 वर्जन हो जाएंगे, इसलिए 2 इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे, इसलिए एक ही घटना को 2 क्राइम नंबर अलॉट हो जाएंगे। और जब ये केस फाइनल रिपोर्ट बन के कोर्ट में जाएगा तो इसमें अगर उससे पहले भी अगर आपको अपनी गाड़ी की बेल करानी होगी तो आपको उसको दोनों क्राइम नंबर्स में उसकी बेल करानी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी नई है और माना 3 लाख की, तो कोर्ट उसका, क्योंकि वह बिल्कुल नई गाड़ी है, उसकी वह वैल्यू भी करीब 3 लाख के आसपास लगा देगा। तो आप एक क्राइम नंबर में जब अपनी गाड़ी की बेल कराएंगे तो 3 लाख रुपए का एक आप वहाँ पर बॉन्ड भरेंगे, कोई चीज़ श्योरिटी में देंगे। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप किसी गाड़ी के पेपर दे सकते हैं, एफडी दे सकते हैं, कोर्ट के एस्क्रो अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं, जो भी है। तो आप क्या करेंगे कि एक गाड़ी की आप एक क्राइम नंबर में बेल कराएंगे, फिर क्योंकि वहाँ पर दूसरा क्राइम नंबर भी पड़ा है तो आप उसमें भी बेल कराएंगे। तो अगर आपका कोर्ट के एस्टिमेट से गाड़ी की कीमत 3 लाख है तो 3 + 3 6 लाख, अगर उसके बाद आपने उसको फाइनेंस करा रखा है तो आपकी ये गाड़ी 4 लाख की आपको फाइनेंस पे पड़ेगी, तो 6 + 4 10 लाख। तो जो आपके पास, जो आप सेटलमेंट में 1 डेढ़ 2 लाख में सेटल कर सकते थे मामला, वो आप उसमें इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने जो पेपर दिए हैं वह कोर्ट में जमा होंगे, जो आपकी एफडी है वह कोर्ट में जमा रहेगी जब तक आपका केस क्लोज नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये आप पे इनडायरेक्टली 10 लाख की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब अधिवक्ता पे विश्वास कम होता है तो क्लाइंट उसके बहुत अच्छे सुझाव को भी मान नहीं पाता। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप एक बात और सोच सकते हैं, अगर जो आपकी पुलिस की जो चार्जशीट बने फाइनल, और जो पुलिस ने आप पे धाराएं लगा दी हों, अगर वे दोनों ही हुई कि अगर कुछ उसमें कंपाउंडेबल हुई और उसमें नॉन कंपाउंडेबल हुई, कहने का अर्थ है किसी में आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ में जा पाएँ और उसमें ना जा पाएँ, तो भी आपकी, जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत एक लंबी लड़ाई बन सकती है। इसको फिर ये फाइनल सेटलमेंट, जब ये केस का फाइनली जब इसका फैसला होगा तब आप इसको कर पाएंगे।
तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपका जो सवाल था कि क्या अधिवक्ता पर अविश्वास के कारण क्लाइंट को नुकसान होता है, तो मैंने आपके साथ एक उदाहरण यहाँ साझा किया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें कि क्लाइंट जब अधिवक्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारी तो एक जो पेशेवर राय है वह यही है कि अगर आप अधिवक्ता करते हैं तो उन पर पूर्ण निष्ठा रखें, क्योंकि वह कानून को और कानून से जुड़ी जटिलताओं को आपसे अधिक समझता है। जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं वह उसने अपने अनुभव से और उसने अपनी ट्रेनिंग में उसको ये पता है कि ये सारी मुश्किलें आती हैं, तो अपने क्लाइंट के लिए वह वो चीज़ें करना चाहते हैं जो उसके लिए बेस्ट हो। तो ये एक मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया कि 2 एफआईआर और 2 क्राइम नंबर की जो ये पहेली है ये किस तरीके से खुलती है, और अगर क्लाइंट को अधिवक्ता पर अविश्वास होता है तो उससे किस प्रकार का नुकसान होता है। भविष्य में आपसे किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह आपसे हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो इन पर राय हम आपसे शेयर करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप उत्तराखंड में हैं और आपका कोई कोर्ट ऑफ लॉ में केस है या फिर आपको कोई कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो हमारा नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमसे सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। किसी और विषय पर किसी और दिन चर्चा होगी। निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।